हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा में। मैं चंद्रभान आपके सामने एक नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं और यहां पर हमने आज एक टेस्ट सीरीज ली है, एक प्रैक्टिकल किया हुआ है और ये प्रैक्टिकल अगर सफल होता है तो आप हर एक सब्जेक्ट के जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे सारे लेके आएंगे, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो या आपका संविधान का हो। सभी के सभी टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये 20 प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं और जो लोग भी यूपी टेट, सी टेट, लिखित परीक्षा और इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के टेट हैं सभी के लिए खास होने वाला है। और दोस्तों, इसमें 20 प्रश्न मैंने रखे हुए हैं तो आप इस पे अपना आकलन भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव व तनाव का काल कहा गया है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है मध्यावस्था और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। दोस्तों, आपको पता है कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, दबाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। तनाव एवं तूफान की अवस्था, तो यहाँ पर अत्यधिक दबाव व तनाव का काल कहा गया है। थोड़ा शब्दों में परिवर्तन किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, अर्थात किशोरावस्था ही सही होगा। वृद्धावस्था इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, ना ही प्रौढ़ावस्था सही होगा, ना ही मध्यावस्था सही होगा। तो स्टैनले हॉल ने कहा हुआ है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तो इसके हिसाब से हमारा पहला नंबर जो है वो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश 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 होते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, ऑप्शन बी संरक्षित होते हैं, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक होते हैं, ऑप्शन डी संवेगात्मक होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, डी नंबर लिखना भूल गया हूँ, बाकी ऑप्शन तो आपको पढ़ा ही है संवेगात्मक। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, शैशवावस्था के जो बालक होते हैं उनकी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। आपको पता होगा कि मूल 14 मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? मैकडूगल। तो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं मैकडूगल, उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। तो बालक जो शैशवावस्था का जो बालक होता है उसकी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। अर्थात वो हंसता है, अगर उसको कोई मतलब सुख मिलता है तो हंसता है, अगर उसका कोई खिलौना चुरा लेता है या उसको डर लगता है तो वो रोता है। अर्थात वो बोल नहीं पाता है, सिर्फ मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही वो अपने बातों को प्रकट कर पाता है। तो शैशवावस्था की जो बालक होते हैं उनकी सारी गतिविधियां जो हैं वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। आपको यहाँ पर बताना है ध्यान से, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है परनिर्भरता, ऑप्शन बी है सामूहिकता, ऑप्शन सी है धार्मिकता, ऑप्शन डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति। परनिर्भरता का मतलब है दूसरे पर डिपेंड रहता हो, सामूहिकता ग्रुप में खेलता हो, धार्मिकता धार्मिक भावना उसके अंदर आ गई हो, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति दूसरों को फॉलो करता हो, अनुकरण करता हो वो। तो दोस्तों आपको पता है कि धार्मिकता जो है वो किशोरावस्था में ही आती है, वीर पूजा की भावना है। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति की बात करेंगे तो शैशवावस्था का बालक जो होता है वो दूसरों का अनुकरण करता है, करके सीखता है, वो लोगों को देख करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। परनिर्भरता भी शैशवावस्था के बालक के अंदर ही होती है, जो कि दूसरे पर डिपेंड रहता है, क्योंकि अभी उतना उसका विकास नहीं होता है शारीरिक और ना ही मानसिक। बी नंबर है सामूहिकता। बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो समूह में रहना पसंद करता है, वो बच्चों के बीच में ग्रुप बना करके खेलता है और तरह तरह के खेल भी खेलता है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है खेल तथा व्यायाम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, शारीरिक विकास के लिए वंशानुक्रम भी
काम करता है। अगर आपके माँ बाप पिताजी हष्टपुष्ट होंगे और तंदुरुस्त रहे होंगे तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो माता पिता का गुण जो है, अर्थात जो आनुवंशिकता होती है वो तो बच्चों में आती ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुण जाते ही हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बच्चों में आती हैं। तो शारीरिक विकास भी प्रभावित करता है। अगर उनके माता पिता नाटे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा भी नाटा होने की संभावना 99% रहती है। तो वंशानुक्रम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर हम वातावरण की बात करेंगे ऑप्शन बी की, तो वातावरण जैसा बालक को एटमॉस्फेयर मिलेगा, अगर उसको अच्छा स्वस्थ एटमॉस्फेयर मिल रहा है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी, भोजन मिल रहा है, साथ साथ में उसके आसपास खेलकूद का मैदान है, लोग अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, तो वातावरण का प्रभाव भी शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। तो इस हिसाब से बी नंबर भी सही हो जाता है। सी नंबर की बात करेंगे तो हमारा शारीरिक विकास सबको पता होगा कि खेल तथा व्यायाम से होता है। हम व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, खेल खेलेंगे तो हमारा शरीर जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है। तो इस हिसाब से तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो डी नंबर जो है उपरोक्त सही वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों यहाँ पर जो एड्रिनल ग्रंथि है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है लार ग्रंथि, ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो लार ग्रंथि है वो लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक ना। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, ये सभी के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी होती है। नंबर ऑप्शन ए है मेरा परिवार, ऑप्शन बी है मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन सी है मेरा पड़ोस और ऑप्शन डी है मेरा विद्यालय। तो एक बालक के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु क्या हो सकती है, सबसे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है, आप बताइए। दोस्तों मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चूँकि बालक जो शैशवावस्था का बालक होता है, जो नर्सरी का बालक होता है, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। सबसे पहला गुरु जो होते हैं उसके माता पिता होते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चे को सबसे पहले उसके बाहरी जीवन से, अर्थात उसके दैनिक जीवन से, जहाँ पर वो रहता है उसके एटमॉस्फेयर से ही हमें टॉपिक उठाना चाहिए, ना कि नए नए टॉपिक उठा देंगे। नए नए टॉपिक उठा देंगे जो उसके जीवन से जुड़े हुए नहीं होंगे तो फिर वो बता नहीं पाएगा, उसका विकास, मानसिक विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर एकदम सही हो जाता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए चढ़ना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी लिखना। तो सूक्ष्म गति अर्थात ऐसे कौशल, ऐसी स्किल जो कि बहुत ही छोटे अंगों के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म तरीके से की जाती हो, जो टफ हो, हम ये कह सकते हैं। तो चढ़ना, जहाँ पर बहुत ही कम अंगों की आवश्यकता पड़ती हो, छोटे अंगों की आवश्यकता पड़ती हो, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं ऑप्शन ए होगा चढ़ना, नहीं होगा फुदकना, नहीं होगा दौड़ना, नहीं होगा, क्योंकि चढ़ने में दोनों पैरों का इस्तेमाल करेगा, फुदकने में भी वो पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा, दौड़ने में भी पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन लिखने में सिर्फ वो अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करता है। तो ये आपका सूक्ष्म गति कौशल में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है अनुकरण की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है चिंतन की प्रक्रिया। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो यहाँ पर होती है, ठीक। बच्चा शैशवावस्था में जितना सीख जाता है उतनी तीव्र गति से वो आजीवन नहीं सीख पाता। उसका शारीरिक विकास भी बहुत तीव्रता से होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वो तरह तरह के माता पिता से अपने प्रश्न करता है, वो क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है, वो क्या चीज़ है,
तमाम सारे प्रश्न करता है, तो माता पिता भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं आंसर देते देते। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण मतलब फॉलो करना, वो जैसा दूसरे लोग करते हैं, उसके भाई बहन करते हैं, वैसे ही देख देख करके वो भी करता है। अगर उसके भाई बहन कोई चित्र बना रहे हैं, कोई खिलौना खेल रहे हैं, तो वो बालक भी उसी तरीके की एक्टिविटी करता है, अर्थात वो फॉलो करता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। चिंतन प्रक्रिया, अभी बालक का मानसिक विकास इतना नहीं होता है कि वो चिंतन कर सके, है ना। चिंतन करने की जो प्रक्रिया वो तो आपका शुरुआत बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था में सबसे लास्ट में पहुंच जाती है, मूर्ति चिंतन करने लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रश्न के हिसाब से सही होगा। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ऑप्शन ए स्नायुमंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, तो आपको आंसर यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर शारीरिक विकास अभिप्रेरणा से कोई लेना देना नहीं है। स्मृति ये आपके मस्तिष्क की चीज़ें हैं, अभिप्रेरणा भी मानसिक चीज़ें हैं, समायोजन भी व्यक्ति की बुद्धि की बात होती है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मानसिक चीज़ें हैं। लेकिन स्नायुमंडल की जब बात करते हैं तो स्नायुमंडल को जिसको हम बोलते हैं नाड़ी संस्थान, जिसको हम बोलते हैं नाड़ी संस्थान, तो जो मसल्स होती हैं हमारे शरीर की, जो मसल्स मांसपेशियाँ होती हैं, उनका विकास हम क्या मानते हैं, उसको हम शारीरिक विकास का क्षेत्र मानते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए नंबर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक बालक बड़ों से बात बात में झगड़ा करता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी युवावस्था में, डी बाल्यावस्था में। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए जो आपका शैशवावस्था का बालक होता है वो रोता है, हंसता है, ये करता है। अगर उसके साथ भूख लगी है तो रोएगा, है प्यास लगी है तो रोएगा, खिलौना छीन लोगे तो रोएगा, अगर उससे बात करने की कोशिश करोगे, मुस्कुराओगे तो मुस्कुराएगा। तो यहाँ पर झगड़े की तो कोई बात ही नहीं होती है। बाल्यावस्था का बालक झगड़े में पड़ता ही नहीं है, वो तो ग्रुप में खेलता घूमता रहता है, उसे कोई लेना देना ही नहीं होता। युवावस्था जो होता है, युवावस्था का जो व्यक्ति होता है वो तो मैच्योर हो जाता है, वो तो समायोजन कर सकता है, उसके अंदर क्वालिटी आ जाती हैं। अब यहाँ बचा किशोरावस्था। किशोरावस्था का बालक जो होता है वो अपनी बात को ही सत्य मानता है। अगर उसकी बात को अगर कोई काटता है तो फिर वो क्रोधित हो जाता है, विद्रोही रूप धारण कर लेता है। उसे लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन बड़े हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो वो हमेशा ये सोचता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, अगर कोई इसकी बात नहीं मानता है तो फिर वो गुस्सा आ जाता है। तो ये जो होता है आपका किशोरावस्था का बालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? ऑप्शन ए आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी शिक्षा काल। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो शारीरिक विकास है वो शैशवावस्था के बालक का होता है। इतनी रफ्तार, सबसे ज़्यादा की बात नहीं होती यहाँ, वृद्धि दर की बात होती, तीव्र गति से होता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। वैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास तो किशोरावस्था के बालक का ज़्यादा होता है, लेकिन वृद्धि जो दर होती है, जो गति होती है, वो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था के बालक की होती है। तो यहाँ तो ऑप्शन ए नंबर भी नहीं सही होगा, सी भी नहीं सही होगा। अगर हम ये पूछ लेते हैं यहाँ पर कि किस अवस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, या हम ये प्रश्न इसको कर देते कि किस अवस्था के बालक का शारीरिक विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है, तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही होता, किशोरावस्था। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शैशवावस्था। तो इस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर सही होगा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 12वां प्रश्न, विकास शुरू होता है ऑप्शन ए पूर्व प्रसवावस्था से, ऑप्शन बी शैशवावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था से। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कई बार कि जो विकास होता है वो बालक के गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, अर्थात बालक का विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, पूर्व प्रसव अवस्था, अर्थात वो जब गर्भ में ही होता है तभी से उसका विकास
प्रारंभ हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, बाल विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, शैशवावस्था को तो हम अनुकरण की अवस्था बोलते हैं, बाल्यावस्था को हम अनोखा काल बोलते हैं, खिलौनों की आयु बोलते हैं, ठीक है। किशोरावस्था को हम बोलते हैं तनाव एवं तूफान की अवस्था, कठिन काल बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था को तो कोई हम लोग मतलब पढ़ते नहीं है ना, हमारी सिलेबस में ये है। हाँ, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बाल्यावस्था। वो ऐसे कि कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था माना है। वो इसलिए कि बाल्यावस्था का बालक जो है वो तरह तरह के बहुत ही अच्छे स्वप्न देखता है, दिवा स्वप्न देखता है और अपने दोस्तों के साथ में मंत्रमुग्ध रहता है। तो इस वजह से उन्होंने सुनहरी अवस्था कहा है। हालांकि इन्होंने इसको कठिन काल नहीं, अनोखा काल कहा है, ठीक है। अनोखा काल, या तो याद रखिएगा, सुनहरी अवस्था या अनोखा काल जो है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। खेलना, ऑप्शन बी, गेंद फेंकना, ऑप्शन सी, लिखना, ऑप्शन डी, सोचना। तो बताइए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोगत्यात्मक गतिविधि क्या होती है? दोस्तों, जहाँ पर हमारा मन और हमारे शरीर दोनों एक साथ काम करते हों, गति होती हो, हमारे शरीर के द्वारा गति होगी और मन जो है हमारी बुद्धि है उसके द्वारा गति होगी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते समय जब कैच लेना होता है तो हम क्या करते हैं कि बॉल के साथ साथ में दौड़ते हैं, तो हमारा ध्यान बॉल पे होता है कैच लेने के लिए, लेकिन हमारा शरीर भी गति कर रहा होता है। तो ऐसी अवस्था को मनोगत्यात्मक गतिविधि कहते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। तो खेलना स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले ही बताया है। गेंद फेंकना, गेंद भी फेंकेगा तब भी वो गति करेगा, गेंद में भी दिमाग रहेगा और इसके अलावा उसका दौड़ना भी पड़ेगा। लिखना, इसमें भी वो क्या करेगा, अपने अंगों का इस्तेमाल करेगा। सोचना जो है दोस्तों, वो मनोगत्यात्मक नहीं बल्कि मनोस्थितिक गतिविधि है, मनोस्थितिक गतिविधि है सोचना। चूँकि यहाँ पर गति नहीं होती है, बैठे बैठे भी सोच सकते हैं हम, है ना, चलना नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ऑप्शन ए, अहम केंद्रिता, ऑप्शन बी, अभिरुचि, ऑप्शन सी, तर्कशक्ति, ऑप्शन डी, प्रेक्षण की योग्यता। तो दोस्तों बताइए, आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं हम। देखिए, यहाँ पर अहम केंद्रता की बात करेंगे तो अहम केंद्रता का मतलब होता है जब बालक सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो, दुनियादारी से कोई लेना देना ना हो। अभिरुचि की मतलब है जब उसको इंटरेस्ट आने लगे, तर्क शक्ति, तर्क करने लगे, वो सवाल करने लगे, कोई किसी जगह पर वो लोगों के बीच में तर्कणा शक्ति का इस्तेमाल करने लगे, प्रेक्षण की योग्यता आ जाए, अर्थात जब बालक किसी चीज़ की योग्यता अवलोकन कर सके, अवलोकन करने की योग्यता आ जाए, किसी चीज़ को देख करके वो बता पाए सही से, तो वो ये सारे जो गुण हैं अर्थात बी सी डी, ये तीनों तो आपके किशोरावस्था के आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अहम केंद्रता की या अहम केंद्र, जिसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये जो होती है वो शैशवावस्था के बालक के अंदर होती है। वो सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखता है, अपनी दुनिया में से ही मतलब रखता है, बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। ये इस प्रश्न की बातचीत हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 17। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? ऑप्शन ए, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन बी, मानसिक शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन सी, मेहनत की भावना जागृत होती है, ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो बालक अगर स्वयं के हाथों से कार्य करेगा तो दोस्तों
आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होगी, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। इस समय मोदी जी वैसे भी कह रहे हैं कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जो हमारे पास थी पावर, हम उसी का इस्तेमाल कर पाए। लॉकडाउन की स्थिति में जब कोरोना वायरस चला, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जितने भी संसाधन थे, हमने उन्हीं का इस्तेमाल किया, किसी के द्वारा हमने कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल की। तो व्यक्ति जितना आत्मनिर्भर होता है वो उतना ही सुखी होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बालक की प्रथम पाठशाला है पड़ोस या परिवार या विद्यालय या गांव। दोस्तों बताइए कौन सी है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी नंबर। वो ऐसे सही होगा दोस्तों कि आपको पता है कि माता पिता ही बालक के सबसे पहले गुरु होते हैं, तो उसका परिवार जो है वो बालक की प्रथम पाठशाला हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वीर पूजा की भावना दोस्तों, जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वो किसी न किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आइडल मानते हैं जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, महाराणा प्रताप है। तो जिन लोगों ने शारीरिक बल का इस्तेमाल करके दुनिया में नाम किया है, तो ऐसे व्यक्तियों की भावना उनके अंदर होती है, वो ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं। तो वीर पूजा की भावना जो होती है, जैसे बजरंग बली की पूजा करते हैं नौजवान जो युवक होते हैं, तो वीर पूजा की जो भावना होती है वो दोस्तों कैसे बालकों के अंदर होती है, किशोरावस्था के बालकों के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन ए आर्थिक स्तर से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी परिवार से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो आप बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। दोस्तों अगर किसी बालक का आर्थिक स्तर, किसी बालक के माता पिता गरीब हैं, आर्थिक स्तर सही नहीं है, तो उस बालक का सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही विद्यालय से, देखिए विद्यालय से, हाँ बिल्कुल विद्यालय अच्छा नहीं है तो तब भी सामाजिक विकास प्रभावित होगा। परिवार अगर अच्छा नहीं है तो परिवार से भी क्या होता है, परिवार अच्छा तो सामाजिक विकास होगा, परिवार अच्छा नहीं तो सामाजिक विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन जो थे वो पूरे यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों मैं आपसे लास्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारा बेल आइकन दबा देंगे तो आप क्या होगा कि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।